ट्रेन से फेंका जाना सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डायलॉग्स में। आज हम सुनेंगे गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अध्याय 34, अधिक परेशानी। इस अध्याय में गांधी जी का संघर्ष और भी गहरा होता है। अपमान के बाद अब उन्हें और भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं तकलीफों में छुपा था एक महान आंदोलन का बीज। अध्याय 34, अधिक परेशानी। ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी, घोड़ों की सिक्रम थी, और बीच में एक रात स्टैंडर्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्सटाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसीलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे। लेकिन मैं तो कुल्ली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिकरम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास ना बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिकरम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं दो बैठकें थीं। उनमें से एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पहुं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो तो दैव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में तो बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिक्रम पार्डीकोप पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी, तू यहां बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहां बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहां बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूं, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बांह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सीखचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सीखचे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत। उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं। पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बांह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक होटेनटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिक्रम चली। मेरी छाती तो धड़क रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई। स्टैंडर्टन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ।
उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिकरम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंडर्टन से बड़ी सिकरम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था। इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सबेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिकरम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी के मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। स्टैंडर्टन छोटा सा गांव है, जोहानिसबर्ग विशाल नगर है। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहां भी दे ही दिया था, मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिकरम के पड़ाव पर पहुंचा था, पर न मैंने उसे देखा और न वह मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया। 2-4 होटलों के नाम जान लिए थे। गाड़ी की। गाड़ी वाले से कहा कि ग्रांड नेशनल होटल में ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास गया, जगह मांगी। मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े हैं, और मुझे विदा किया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वहां अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, वे हमें होटल में कैसे उतरने देंगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। इसीलिए नाना प्रकार के अपमान सहन करते हैं और पड़े हुए हैं। यूं कहकर उन्होंने ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, यह देश आपके समान लोगों के लिए नहीं है। देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है। वहां आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट हैं। यहां हमारे लोगों को पहले या दूसरे दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता। मैंने कहा, आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। अब्दुल गनी सेठ बोले, हमने पत्र व्यवहार तो किया है, पर हमारे अधिकतर लोग पहले दूसरे दर्जे में बैठना भी कहां चाहते हैं। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी। ट्रांसवाल के मूल कानून सूक्ष्मतापूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे न जा सका तो प्रिटोरिया यहां से 37 मील ही तो है। मैं वहां घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊंगा। अब्दुल गनी सेठ ने उससे लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वे सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें मैंने अपने बारिस्टर होने की बात लिखी। यह भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफर करता हूं। प्रिटोरिया तुरंत पहुंचने की आवश्यकता की तरफ भी उनका ध्यान खींचा और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं रहेगा, अतएव पत्र का जवाब पाने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूंगा। इसमें मेरे मन में थोड़ा पेच था। मेरा यह ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर तो ना का ही देगा। फिर कुल्ली बारिस्टर कैसे रहते होंगे, इसकी भी वह कोई कल्पना न कर सकेगा। इसीलिए अगर मैं पूरे साहबी ठाठ में उसके सामने जाकर खड़ा रहूंगा और उससे बात करूंगा तो वह समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। अतएव मैं फ्रैंक कोट, नेक टाई वगैरह डांट कर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकालकर रखी और पहले दर्जे का टिकट मांगा।
उसने कहा, आपने ने ही मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हां, यदि आप मुझे टिकट देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया पहुंचना ही चाहिए। स्टेशन मास्टर हंसा। उसे दया आई। वह बोला, मैं ट्रांसवालर नहीं हूं, मैं हॉलैंडर हूं। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूं, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बैठाए तो आप मुझे फांसिए नहीं। यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा न कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। आप सज्जन हैं, यह तो मैं देख ही सकता हूं। यूं कहकर उसने टिकट काट दिया। मैंने उसका उपकार माना और उसे निश्चिंत किया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। यह कौतुक देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर मुझे चेताया, आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाई तो समझेगा कि बेड़ा पार हुआ। मुझे डर है कि गार्ड आपको पहले दर्जे में आराम से बैठने नहीं देगा, और गार्ड ने बैठने भी दिया तो यात्री नहीं बैठने देंगे। मैं तो पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। अंगुली से इशारा करके मुझसे कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। मैंने पहले दर्जे का अपना टिकट दिखाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तीसरे दर्जे में। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथों लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे का टिकट है। मुझे इनके बैठने से तनिक भी कष्ट नहीं है। यूं कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से बैठे रहिए। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुल्ली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची। तो दोस्तों, ट्रेन से फेंके जाने के बाद भी गांधी जी को चैन नहीं मिला। एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके भीतर था सत्य का बल और आत्मसम्मान की आग। हर अपमान, हर परेशानी उन्हें और अधिक मजबूत बनाती गई, और वहीं से बनती गई एक नई क्रांति की नींव। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहां आपका धैर्य ही आपकी ताकत बना? और इस कहानी को शेयर करें ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले अध्याय में गांधी जी लेंगे पहला ठोस कदम अन्याय के खिलाफ संगठित आवाज उठाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।